मंगलम मेरिट पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक ज्ञान कक्षा 10। टॉपिक हमारा है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल का गठन, शक्तियां और इसके द्वारा कौन से कार्यों को अंजाम दिया जाता है, इसका अध्ययन हम इस वीडियो के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। बड़ी तसल्ली के साथ बैठना, ध्यान लगा के सुनना, क्योंकि मैं आपको जो वर्तमान समय में ज्ञान दे रहा हूँ वो एक तरह से किताबी ज्ञान तो है ही, आपके कोर्स में ये सारे टॉपिक जुड़े हुए हैं, लेकिन ये व्यवहारिक तौर पर ज्ञान दे रहा हूँ। इसको एक बार आपने ठीक से समझ लिया तो समझ लीजिए ज़िंदगी भर आपके दिमाग में बैठ गई कि प्रधानमंत्री क्या होता है, राष्ट्रपति क्या होता है, इनका गठन, इनकी रचना, इनके कार्य, क्या काम करते हैं, ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएगी। तो आज हम करने जा रहे हैं मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल के बारे में पूरी तरह से जानकारी। तो सबसे पहले देखिए मंत्रिपरिषद का गठन। मंत्रिपरिषद में या मंत्रिमंडल में सबसे प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। संविधान के अनुच्छेद में प्रधानमंत्री से संबंधित सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार होगी, उसकी शक्तियां क्या होंगी, उसके कार्य क्या होंगे, संविधान का अनुच्छेद 75 हमें इस बारे में बताता है। तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और आमतौर पर लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चुनता है। दूसरा जो मंत्रिपरिषद का गठन का जो रचना का जो टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन। जब राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दी जाती है उसके बाद प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों का चयन करता है। जैसे रक्षा मंत्री है, खेल मंत्री है, गृह मंत्री है, विदेश मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, चिकित्सा मंत्री है। ये हालांकि जो कार्य है प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाए, राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। हालांकि संविधान में तो कहा गया है कि राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है, लेकिन पूर्ण रूपेण एकाधिकार प्राप्त है प्रधानमंत्री को वे अपनी चॉइस के अनुसार मंत्रियों का चयन करे। और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री की स्थिति तब और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, शक्तिशाली हो जाती है, जब किसी राजनीतिक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है और वो एकाधिकार रूप से प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता चुनकर आता है। हालांकि गठबंधन जो सरकार होती है, जो जोड़ तोड़ की सरकार होती है, उस दिन मैंने आपको समझाया था, उसमें प्रधानमंत्री की स्थिति थोड़ी कमज़ोर होती है और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री के सामने थोड़ी दुविधाएं होती हैं कि वो मंत्रियों का चयन किस प्रकार से करे, क्योंकि जिन राजनीतिक दलों को जोड़ तोड़ में शामिल किया है, गठबंधन में शामिल किया है, उनके जो प्रमुख नेता हैं उनको भी संतुष्ट करना होता है। मंत्रियों में कार्य विभाजन, ये कार्य थोड़ा प्रधानमंत्री के लिए मुश्किल भरा होता है कि कौन से व्यक्ति को राजनीतिक दल में किस व्यक्ति को कौन सा कार्यभार दिया जाए। हालांकि इसमें भी प्रधानमंत्री को पूरा अधिकार प्राप्त है कि वो किसी भी व्यक्ति को जो लोकसभा में सांसद है या राज्यसभा में सांसद है उसको किसी भी प्रकार का कार्य विभाजन कर दे। लेकिन यहाँ भी प्रधानमंत्री की स्थिति जो है तब ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है जब लोकसभा में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है। अब बात करते हैं मंत्रियों की आवश्यक योग्यताओं की। तो सबसे पहले वह भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरी प्रमुख योग्यता है वह सांसद होना चाहिए, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। अगर नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसे सांसद बनना लोकसभा का या राज्यसभा का अनिवार्य है। मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण, फिर इसके बाद जब पूरा कार्य विभाजन हो जाता है, मंत्रियों का चयन हो जाता है, इसके बाद राष्ट्रपति के समक्ष सभी प्रकार के मंत्री शपथ लेते हैं और इस तरह से मंत्रिमंडल का गठन या मंत्रिपरिषद की रचना हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। मंत्री जितने भी होते हैं वो लोकसभा के प्रसाद पर्यंत, जब तक उनका विश्वास लोकसभा में है तब तक अपने पद पर बने रहते हैं। वैसे इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जो लोकसभा का कार्यकाल है 5 वर्ष, तो मंत्रियों का कार्यकाल भी 5 वर्ष है। मंत्रियों की श्रेणियां, मंत्रियों की 3 श्रेणियां हैं, कैबिनेट, राज्य मंत्री और उपमंत्री। सबसे ऊपरी क्रम में आते हैं कैबिनेट। ये प्रशासन की सर्वोच्च इकाई होते हैं और अपने अपने विभागों को स्वतंत्र रूप से संभालते हैं। और ऐसा भी होता है कि कभी कभार 1 या 2 से ज़्यादा स्वतंत्र प्रभार किसी एक मंत्री को दिया जाता है, तो ये मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री कहे जाते हैं।
अब बात करते हैं मंत्रिमंडल की शक्तियां अथवा कार्य। तो देखिए, अथवा क्षेत्राधिकार, सबसे पहला है राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना। मंत्री अपने अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं, स्वतंत्र प्रभार इनको मिला हुआ होता है। तो अपने अपने विभाग में जो भी नीति निर्धारित करनी है वो मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल के सदस्य करते हैं। इन्हें अपने क्षेत्र में कार्य करने का पूरा अधिकार होता है। किसी विषय पर नीति बनाना, किसी विषय पर योजनाएं नई नई लागू करना, ये सभी कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। कानून निर्माण पर नियंत्रण अलग अलग, चाहे वो शिक्षा संबंधी कानून हो, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी कानून हो, चाहे वो चिकित्सा संबंधी कानून हो, चाहे वो खेल संबंधी कानून हो, चाहे विदेश संबंधी कानून हो, ये सभी कानूनों पर मंत्रियों का पूरा नियंत्रण होता है। हालांकि कानून निर्माण हमारा संसद में होता है, लेकिन अपने अपने विभाग के, अपने अपने क्षेत्र के कानून निर्माण पर नियंत्रण मंत्री परिषद का ही माना जाता है। प्रधानमंत्री इसमें अपनी सर्वोच्च भूमिका निभाता है। तीसरा है वित्तीय कार्य। मंत्री अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं, तो इस साल में एक बार इन्हें अपना बजट प्रस्तुत करना होता है। हालांकि वित्त मंत्री संसद में अपना जो है, लोकसभा में अपना साल भर का आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करता है, बजट प्रस्तुत करता है। तो वित्तीय कार्यों में भी मंत्रियों को पूरे अधिकार प्राप्त हैं कि अपने क्षेत्र में कितने बजट लागू करना है, एक साल में कौन सी योजनाएं लागू करनी है, किन योजनाओं को समाप्त करना है, इनका पूरा अधिकार मंत्रियों को होता है। वैदेशिक संबंधों का संचालन, खास तौर से कहा तो ये जाता है कि विदेश संबंधों का निर्धारण किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन मैं आपको बता दूं विदेश संबंधों का संचालन और निर्धारण ये होता है प्रधानमंत्री के द्वारा ही। प्रधानमंत्री ही किस देश से किस प्रकार की नीति अपनानी है, इस प्रकार का नियंत्रण, इस प्रकार का निर्णय अपने पास रखता है। राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। संवैधानिक स्थिति तो ये कहती है कि हमारी जो कार्यपालिका है उसमें सर्वोच्च जो शासन की इकाई है वो राष्ट्रपति है, लेकिन राष्ट्रपति हमारे देश में नाम मात्र का प्रधान होता है। वास्तविक शक्ति जो होती है वो मंत्रिमंडल के पास ही होती है, और मंत्रिमंडल में भी जो सर्वोच्च इकाई है प्रशासन की वो है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री ही राष्ट्रीय कार्यपालिका पर अपना पूरा नियंत्रण रखता है। नियुक्ति संबंधी कार्य, जैसा कि आपने पढ़ा था राष्ट्रपति के संबंध में, मैंने बताया था कि राष्ट्रपति राज्यों में राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विदेशों में राजदूत, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष इनकी नियुक्ति करता है। लेकिन इनकी नियुक्ति वास्तविक रूप से की जाती है प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के द्वारा ही। ये ही आपस में सलाह मशवरा करते हैं कि किस व्यक्ति को विदेश में राजदूत बनाना है, किस व्यक्ति को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाना है, किस व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाना है। ये सारे नियुक्ति संबंधी कार्य व्यवहारिक तौर पर प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के द्वारा ही किए जाते हैं। तो आपके समझ में आया होगा मंत्री परिषद का गठन मैंने समझाया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है सबसे पहले, और 5 साल का कार्यकाल प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल का होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके बाद प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों का चयन करता है। फिर मंत्रियों में कार्य विभाजन भी होता है। आवश्यक जो योग्यताएं हैं मंत्री बनने के लिए, वो संसद का सदस्य होना आवश्यक है। संसद का सदस्य होना आवश्यक है। मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण राष्ट्रपति के समक्ष किया जाता है। मंत्री परिषद का कार्यकाल हालांकि 5 वर्ष है, लेकिन ये लोकसभा के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। मंत्रियों की श्रेणियां 3 हैं, कैबिनेट, राज्य मंत्री और उपमंत्री। मंत्रिमंडल की शक्तियां देख लीजिए, राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना, कानून निर्माण पर नियंत्रण, वित्तीय कार्य, वैदेशिक संबंधों का संचालन, राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण और नियुक्ति संबंधी कार्य। उम्मीद है, आशा करता हूं कि स्टूडेंट आपके ये टॉपिक समझ में आया होगा।